नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अच्युत बीके में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट सारणी की थ्योरी। तो ये हमारा पार्ट 1 होगा और पार्ट 1 में हम क्या कवर करने वाले हैं, बेसिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट सारणी के हम बेसिक्स देखने वाले हैं कि सारणी में क्या क्या होता है, कैसे ये होती है। और साथ में हम बात करेंगे एक्सपेंशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सारणिकों का प्रसार, कि हम सारणी की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चैप्टर 5 में भी काम में आएगा, चैप्टर 4 में प्रॉपर्टीज में भी काम में आएगा। और एक जो क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आता है आपको पता है 3 नंबर का, उसमें भी ये सारी चीज़ें काम में आएंगी। हालांकि क्वेश्चन जो प्रॉपर्टीज से आता है, लेकिन प्रॉपर्टीज तभी समझ में आएंगी जब ये सारी चीज़ें आप लोग कवर कर लोगे। तो यहाँ पर प्रसार में हम उपसारणिक, सेकंड, सारूस, आकृति देखेंगे। और जो 1 क्रम की, 2 क्रम की, 3 क्रम की जितनी भी हमारे पास में सारणिक दी हुई है बुक में, वो सारी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और वीडियो को करना लाइक और शेयर। पीछे के वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर के निशान पर क्लिक करके आप पीछे के वीडियोस जरूर देख लें, चैप्टर 1, 2, 3 की थ्योरी के वीडियोस और एक्सरसाइज के वीडियोस। तो करते हैं हम स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, डिटर्मिनेंट सारणी के बेसिक्स की हम बात करते हैं। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है उसको समझते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा थोड़ा सा पीछे, मैट्रिक्स की थ्योरी में। हमने वहाँ पर देखा हुआ है कि आयताकार क्रमित व्यवस्था जो है वो आव्यूह कहलाती है, रेक्टेंगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाती है। उसी में एक दूसरा रूप होता है और वो होता है कौन सा, वर्गाकार क्रमित व्यवस्था। आपको पता है आयत वर्ग कब बन जाता है, जब उसकी लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो जाती है। यहाँ पर आव्यूह में लंबाई चौड़ाई इक्वल होने का मतलब होता है कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान हो गई है। तो जब पंक्ति बराबर स्तंभ हो जाते हैं, उस कंडीशन में हमें जो आव्यूह मिलता है, कौन सा आव्यूह होता है, वर्ग आव्यूह है। इसको हम वर्गाकार क्रमित व्यवस्था भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर सारा का सारा जो फंडा होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा। क्यों? क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की ही सारणिक लिख सकते हैं और किसी मैट्रिक्स की नहीं लिख सकते। ठीक है जी, कंसेप्ट जो बनाया गया वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के ही लिए ही बनाया गया है। इसका जो क्रम होता है, पंक्ति बराबर स्तंभ है, तो आपको पता है m गुणा m या n गुणा n या p गुणा p, इस तरह से हो सकता है। तो एक वर्ग आव्यूह जो होती है, ध्यान से सुनिएगा, एक वर्ग आव्यूह जो होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है, उसको हम एक अद्वितीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। एक अद्वितीय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अद्वितीय संख्या का मतलब होता है जिसके समान कोई दूसरी संख्या ना होगा ना। तो एक वो सिंगल होगी, दूसरा रूप हम उसका नहीं होगा, वो सिंगल रूप होगा उसका। तो अद्वितीय संख्या अंग्रेजी में बोलेंगे यूनिक नंबर, यूनिक नंबर। और ये यूनिक नंबर, ये अद्वितीय संख्या ही क्या होती है, सारणिक, डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पर सारा का सारा जो फंडा है वो मान ज्ञात करने का होता है, क्योंकि हमें पता है कि आव्यूह में हम वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं ना। तो सारणिक को इसलिए बनाया गया कि हम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएँ। तो लास्ट में जो हमारा काम होगा वो मान ज्ञात करने का ही होगा यहाँ पर। तो मैथमेटिक्स ने, यहाँ पर मैं पूरा कंसेप्ट आप लोग बता देता हूँ ये क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया। मैथमेटिक्स ने क्या देखा कि बहुत सारी आव्यूह थी आपके पास में, उसमें से एक आव्यूह थी वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उन्होंने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो वो कई ऐसे पॉइंट हैं, उनके कंसेप्ट को ये ओपन कर रहा है, लेकिन वैल्यू हमें निकाल के नहीं दे रहा है। तब उन्होंने क्या किया, नया कंसेप्ट तैयार किया, और वो नया कंसेप्ट किसका था, सारणिक का था, डिटर्मिनेंट का था। तो नया कंसेप्ट है तो प्रॉपर्टीज इसकी नई होंगी, इसकी थ्योरी भी कुछ अलग होगी, है ना, सारा काम अलग ही होगा। बस आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट जो उसमें पंक्तियां और स्तंभ बराबर होंगे, क्योंकि वो वर्ग आव्यूह का ही दूसरा रूप है। क्लियर है जी। और सारा का सारा फंडा यहाँ पर क्या है, वैल्यू फाइंड आउट करने का, मान ज्ञात करने का। अब देखिए क्या होता है डिटर्मिनेंट। यदि आपके पास में ए कोई आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है ना, यदि a बराबर m गुणा m वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तब एक अद्वितीय संख्या, तब एक अद्वितीय संख्या कौन सी, aij, जो हमने यहाँ पर आव्यूह का चिन्ह लगाया हुआ वो हम हटा देंगे और यहाँ पर सारणिक का ये वाला चिन्ह हम लगाएंगे। तो एक अद्वितीय संख्या ये वाली संख्या है ना,
आव्यूह है ए की, आव्यूह है ए की क्या कहलाती है? सारणिक कहलाती है। आव्यूह है ए की सारणिक कहलाती है। अद्वितीय का मतलब मैंने बताया जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि एक सिंगल रिजल्ट हमारे पास में आएगा, एक मान हमारे पास में आएगा, दूसरा मान नहीं आ सकता यहाँ से। ठीक है जी। इसको व्यक्त करने का तरीका जो है सारणी को, ये आपके पास में अगर आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, ठीक है जी, तो इसकी सारणी क्या हो जाएगी? इसको हम लिख सकते हैं सारणिक ए, सारणिक ए, या हम लिख सकते हैं इस तरह से, ये भी सारणिक ए को रिप्रेजेंट करेगा, या हम डेल ले सकते हैं, या फिर हम डेल ए ले सकते हैं, या फिर हम DET ए ले सकते हैं। ठीक है जी। ये सारे जो मीनिंग है ये सभी सारणिक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, कि ए आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 2 3 4, 2 गुणा 2 क्रम की, तो इसका सारणी क्या होगा? ज़्यादातर हम काम में जो लेंगे वो ये वाली और ये वाली वैल्यू काम में लेंगे यहाँ पर सारणी के लिए, डेल और ये ए का मापांक के रूप में दिया हुआ, लेकिन ये मापांक नहीं है, सारणी को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। तो ए का सारणिक यहाँ पर क्या होगा? ये कोष्टक हटाएंगे हम बड़ा वाला और सारणिक का कोष्टक लगाएंगे, तो ये इसका सारणिक हो गया। ठीक है ना, इस तरह से, और हर सारणी की वैल्यू निकलेगी। क्लियर है? तो ये तो हो गई बेसिक्स की बातें। अब हम बात करते हैं इसके प्रसार की, है ना। तो प्रसार में देखिए, सबसे पहले 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4, 5 × 5, ये सभी जो हैं ये क्या है? मैट्रिक्स के क्रम है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स के क्रम। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो इन्हीं से हम सारणी की बात करेंगे। तो 1 × 1 का मतलब है एक क्रम का सारणिक, 2 × 2 का मतलब है 2 क्रम का सारणिक, 3 × 3 का मतलब है 3 क्रम का सारणिक। यहाँ पर इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ शुरुआत की जो 3 सारणिक हैं इन्हीं की बात करेंगे। तो प्रसार स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और प्रसार में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ एक क्रम का सारणिक। एक क्रम का सारणिक, एक क्रम का मतलब है कि एक ही अवयव होगा, है ना, 1 ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो अगर ए आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें एक ही अवयव है, तो एक ही पंक्ति है, एक स्तंभ होगा, तो स्क्वायर में है, तो इसका सारणिक क्या होगा? ये होगा इसका सारणिक। और अंदर जो वैल्यू हमारे पास में ए है, यही इस सारणी का मान होगा, यही इस सारणी का क्या होगा? प्रसार होगा। यही इसका मान, यही इसका प्रसार। अंदर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ध्यान रखें। अगर ये आप लोग नोट कर लीजिए कि अगर आपके पास में ए बराबर, ए मैट्रिक्स बराबर यूँ दिया हुआ है कि माइनस ए डिटर्मिनेंट बराबर यूँ दिया हुआ -a का डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो -a ही होगी। ठीक है ना, इसकी जो वैल्यू होगी -a ही होगी, प्रसार जो होगा वो -a ही होगा। क्यों? क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर, मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे इसको मापांक समझ लेते हैं। अगर मापांक की मैं बात करूँ ना, मापांक में -a का मापांक जो वो क्या होता है? +a होता है ना। मापांक में वैल्यू बाहर प्लस में ही आती है हमेशा। तो मापांक नहीं समझना है, और ये कन्फ्यूजन आप लोग दूर कर लें। जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ें तो पूरा पढ़ें, ठीक है ना। कई बच्चे मापांक समझ के और ए कर देते हैं, और अगर -a लिखा हो तो वो कहते हैं कि ये तो गलत दिया हुआ है ना। तो ऐसी गलती ना करें। सारणिक में -a ही आएगा, मापांक में बाहर a आएगा। क्लियर है ना? तो ये बात नोट कर लें आप लोग। आगे बढ़ते हैं। एक क्रम की बात हो गई, 2 क्रम पे आते हैं जी। द्वितीय क्रम का सारणिक, द्वितीय क्रम का सारणिक, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। जैसे एक कोई आपके पास में द्वितीय क्रम का मैट्रिक्स है यहाँ पर, तो A1 A2 B1 B2, इसका सारणिक हम लिखेंगे। सारणिक क्या होगा? A1 A2 B1 B2, है ना। और इसका जो प्रसार होगा वो क्या होगा? A1 B2। हम प्रसार जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं पहली पंक्ति, जो हमारे पास में ये पंक्ति है, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। तो A1 B2 माइनस B1 A2 या A2 B1। अब यहाँ पर देखिए ये प्रसार है, यही इसका मान है। और ये कैसे आता है, ये पूरी बातें तो हम तृतीय क्रम के सारणिक में अच्छी तरह से समझ लेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर समझ लेते हैं ताकि डाउट जो आप लोगों को ना हो।
देखिए A1 B2 जो है वो क्या है, मुख्य विकर्ण के अवयव हैं और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आ रहा है। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल हम बोल सकते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, है ना, अवयवों का गुणन माइनस, और यहाँ पर ये जो A2 B1 है या B1 A2 है, ये क्या है, ये भी एक विकर्ण के रूप में होता है, इसको हम बोलते हैं पिछला विकर्ण, ठीक है ना, या ऑफ डायगोनल। तो ऑफ डायगोनल के जो अवयव हैं या पिछला विकर्ण जो है, पिछला विकर्ण जो है इसके अवयवों का गुणन, है ना, पिछला विकर्ण के अवयवों का गुणन, ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर प्रसार में है A1 B2 माइनस B1 A2। और ये कैसे आता है वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखिए हम पहली पंक्ति की बात करें ना तो हमने लिखा A1, ठीक है ना, फिर यहाँ पर जो चिन्ह होते हैं वो इस तरह से होते हैं, कैसे, द्वितीय क्रम के सारणी में प्लस माइनस, फिर यहाँ पर ये होता है 2 1 तो माइनस प्लस, ठीक है जी, ये चिन्ह होते हैं। ये पूरा चिन्ह हम बाद में समझेंगे, पहले आप लोग बस इतना याद रखें कि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरह से होते हैं। जैसे हमने पहली पंक्ति से प्रसार हमने किया यहाँ पर, तो पहली पंक्ति में ये पहला अवयव है ना, तो यहाँ पर प्लस होगा और दूसरा अवयव पे माइनस होगा, तो हमने यहाँ पर माइनस लगाया ना। और मल्टीप्लाई जो है वो आप लोगों को पता है किस तरह से होगा कि A1 B2 से मल्टीप्लाई होगा। होता कैसे है कि A1 जो है उसकी संगत पंक्ति ये वाली और संगत स्तंभ, इसको हम हटाएंगे, है ना, और जो वैल्यू बचती है उसकी हम सारणिक लिखते हैं। तो B2 हमारे पास में बचा, इसके सारणिक हम इसके साथ में लिखते हैं। क्या काम किया हमने, पहले हमने पंक्ति का चयन किया कि हम A1 B1 ये पहली पंक्ति ले रहे हैं, तो इसके दोनों अवयव हमने लिखेंगे, A1 हमने लिख दिया, फिर थोड़ा सी दूरी पे हमने B1 लिख दिया, ठीक है जी। फिर हम देखा कि प्लस है माइनस है, ये चिन्ह है, तो यहाँ पर A1 के साथ में प्लस, B1 के साथ में माइनस। उसके बाद में हमने क्या काम किया, A1 जो है इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को हमने हटाया, जो वैल्यू बचती है उसकी सारणिक हम लिखेंगे, तो B2 बचा, B2 की सारणिक हमने लिखी। यही काम हम B1 के लिए करेंगे, B1 की संगत स्तंभ और पंक्ति को हटाएंगे तो A2 बचेगा, और A2 बचेगा तो A2 की हम सारणिक लिखेंगे। और हमें पता है कि सिंगल अवयव की सारणिक का मान बाहर वही आता है, ये हम ऊपर देख चुके हैं। तो यहाँ से वैल्यू आती है A1 B2 माइनस B1 A2, और किसी भी पंक्ति स्तंभ को उठा लीजिए यही वैल्यू लास्ट में आएगी, ठीक है ना, माइनस प्लस, ये चिन्हों का आप लोगों को बस ध्यान रखना है। क्लियर है जी। अब बात करते हैं हम तृतीय क्रम के सारणी की, जो बड़ा ही मोस्ट है, तो इसको नए पेज पे मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तृतीय क्रम का सारणिक, तृतीय क्रम का सारणिक, तृतीय क्रम के सारणिक में हम उपसारणिक, सेकंड वगैरह सब कुछ देख लेंगे। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, ध्यान रखें। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, जैसे आपके पास में एक डिटर्मिनेंट है कि A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है जी, और यहाँ पर A31 A32 A33, पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव, इस तरह से, है ना। इसका करते हैं हम एक्सपेंशन, जो रूल मैंने आप लोगों को बताया बिल्कुल उसी रूल से कोई भी पंक्ति कोई भी स्तंभ आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पर जो चिन्ह रहेंगे वो क्या रहेंगे वो समझा देता हूँ, और वो चिन्ह कैसे आते हैं वो भी समझा देता हूँ ना। देखिए यहाँ पर जो चिन्ह रहेंगे वो रहेंगे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस, फिर आगे माइनस, फिर प्लस, फिर आगे माइनस, फिर यहाँ पर प्लस। अब इन चिन्हों का क्या महत्व है, कैसे आते हैं। देखिए जब भी हम एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन का मतलब है हम वैल्यू निकालते हैं किसी सारणी की, ठीक है ना। एक सिंगल वैल्यू जो हम बोलते हैं कि ये यूनिक वैल्यू है, वो यूनिक वैल्यू जब हम निकालते हैं तो हम किसी न किसी पंक्ति या किसी न किसी स्तंभ का चयन करते हैं, ठीक है जी। जैसे हमने यहाँ पर चयन किया A11 A12 A13 जो पहली पंक्ति है, ठीक है जी। तो पहली पंक्ति के लिए हम क्या देखते हैं कि जो अवयव हमारे पास में होगा, अब क्वेश्चन ऐसे तो दिया नहीं होगा, क्वेश्चन जो देगा आपको ऐसे देगा कि ये कोई सारणिक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से संख्याएं होंगी, या कोई और वैल्यूज हो सकती हैं ABC XYZ के रूप में, कोई फलन हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अब इसका एक्सपेंशन करना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये होगा कि आप कोई पंक्ति, कोई स्तंभ, कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ का चयन करोगे। जैसे मैंने यहाँ पर चयन किया पहली पंक्ति का, ठीक है ना, तो पहली पंक्ति का मैं चयन कर लेता हूँ जी।
तो ए का सारणिक बराबर पहली पंक्ति है A11, थोड़ा सा हम दूर लिखेंगे इन तीनों को, A12 A13, कर लिया चयन। अब हम इनका देखेंगे चिन्ह, तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर वापस प्लस, चिन्ह लगा दिया जी, क्लियर है। अब ये चिन्ह कैसे है वो समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर A11 है, पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो 1 + 1 हमने किया, तो 1 + 1 जो है उसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। 2 क्या है, सम है। तो जहाँ पर ये रिजल्ट हमारे पास में सम होगा वहाँ पर हम प्लस लेंगे, ठीक है जी। और जहाँ पर विषम होगा, जैसे 1 + 2, तो 1 + 2 = 3, तो 3 विषम है, ओड है, ओड है तो हम लेंगे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पर हमने माइनस ले लिया। A21 क्या है, विषम है, तो माइनस। A31 3 + 1 4 सम, प्लस। A32 विषम 5 होगा तो माइनस। A22 2 + 2 4 सम, प्लस, ठीक है जी। ये काम हमने किया है, इस तरह से ये प्लस माइनस आए हैं, और यही बात यहाँ पर भी लागू हो रही थी, जो हमने प्लस माइनस माइनस प्लस किया था ना। ये देखिए A11 था ये वाला, ये A12 और ये A21, ये A22, तो यहाँ पर 1 1 2 2 इन दोनों को जोड़ते हैं ना, ये 1 + 1 ये सम और 2 + 2 ये विषम, तो यहाँ पर प्लस प्लस आता है, बाकी ये दोनों विषम के रूप में है, तो ये माइनस आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये काम हमने कर लिया, और ये डायग्राम आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है जी। अब हमें क्या करना होता है, हमें एक तरह से उपसारणिक देखनी होती है। जैसे हमने A11 लिखा ना यहाँ पर, तो A11 की हमें उपसारणिक लेनी होती है। किस तरह से, उपसारणिक का मतलब यहाँ पर क्या है, उपसारणिक को मैं अलग से समझाऊंगा, पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि A11 जो यहाँ पर है ना, ये रहा A11, इसकी संगत पंक्ति जो मैंने ऊपर बताया आप लोगों को, बिल्कुल वैसे ही संगत स्तंभ को हम छोड़ देंगे, बाकी जो वैल्यू बचती है, ये देखिए ये बच रहा है हमारे पास में, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू बच रही है इसका हम करेंगे क्या, सारणिक, ठीक है ना। तो सारणिक लिख देते हैं इसका, इसके साथ में लिखना मल्टीप्लाई में, तो A22 A32 A23 A33 लिख दिया जी। यही काम हमें A12 के लिए करना है, तो A12 देखिए यहाँ पर, ये रहा A12, इसकी संगत पंक्ति ये रही, संगत स्तंभ ये रहा, ये हमने हटाया, क्या बचा हमारे पास में, हमारे पास में बचा A21 A33, ये वाली बच रही है ना, A21 A33 और A31 और साथ में A23, ठीक है ना, ये वैल्यू बच रही है, ये हटा दिया हमने। A21 A33 A31 A23। A13 की बात करें तो A13 में देखिए यहाँ पर ये A13 है ना, तो इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ हम हटा देंगे, बचा क्या, ये वैल्यू बच रही है हमारे पास में, ये वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर A21 A22 A31 A32। ये जो वैल्यूज़ है ना, ये सारणिक के रूप में हमने लिखी हैं, ये उप सारणिक होती हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज लिखी और यही एक्सपेंशन हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो कि A1 1 और ये हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, मान याद कर लेंगे, A22 इंटू A33 माइनस मुख्य विकर्ण के अवयवों का मल्टीप्लिकेशन माइनस है A32 A23, इस तरह से, ठीक है ना। तो ये तो मैंने व्यापक रूप लिया हुआ यहाँ पर। अब मैं व्यापक रूप न लेकर और आप लोगों को एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, ठीक है ना। ये तो हम यहाँ पर वैल्यू तो निकाले लेंगे, ये एक्सपेंशन हो ही गया, ठीक है जी। ये पूरा लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे देखिए ए सारणिक आपके पास में है और 3 गुणा 3 क्रम की है। मैंने लिखा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। सबसे पहले हम पहली पंक्ति की बात करते हैं कि पहली पंक्ति को लेकर हम इसका करते हैं प्रसार, जो हमने ऊपर सीखा है बिल्कुल उसी तरह से। तो पहली पंक्ति से प्रसार करेंगे, तो ए सारणिक बराबर क्या आएगा, पहली पंक्ति देखिए A1 B1 C1,
A1 B1 C1 हमने ले लिया। अब निशान का आप लोगों को पता ही है, A1 जो वो पहली पंक्ति का पहला अवयव है, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये हमने लिखा। अब इसकी उपसारणी देखिए A1 की, ये गया, ये गया, ये पहली पंक्ति गई, ये पहला स्तंभ गया, जो बचा वो हम लिखेंगे B2 B3 C2 C3 सारणी के रूप में लिखा हमने। इसी तरह से B1 की बात करें तो ये वाली गई, ये वाली गई, तो A2 C3 A2 A3 और C2 C3, ठीक है जी। इसी तरह से ये काम हम C1 के लिए करेंगे, तो C1 की संगत स्तंभ और पंक्ति हटाएंगे तो A2 B3 A2 B3 A3 B2, ठीक है जी। ये वैल्यू हमारे पास में आती है। और यहाँ से हम, ये तो एक्सपेंशन हो गया, यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो यूनिक वैल्यू होगी A1 B2 C3 मल्टीप्लाई होंगे माइनस B3 C2, फिर माइनस B1, और यहाँ पर A2 C3 मल्टीप्लाई होंगे माइनस A3 C2, फिर प्लस C1 A2 B3 मल्टीप्लाई हो गए माइनस A3 B2, ठीक है जी। और यहाँ से इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो A1 B2 C3 माइनस A1 B3 C2 और माइनस B1 A2 C3 माइनस माइनस प्लस B1 A3 C2 और प्लस C1 A2 B3 माइनस C1 A3 B2। इनको आप लोग क्रम से लिख सकते हो और माइनस और प्लस वाले अलग अलग कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए A1 B2 C3 ये प्लस का है, ठीक है जी, और ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का है, तीनों को एक जगह कर रहा हूँ मैं। तो A1 B2 C3 फिर प्लस, क्रम से लिख रहा हूँ, पहले A फिर B फिर C, यहाँ पर पहले A क्या है A3, तो A3 B1 C2, फिर ये प्लस का, यहाँ पर है A2, तो A2 B3 C1, ये प्लस का एक जगह हो गया। अब माइनस वाले में माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो A1 B3 C2, फिर यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस तो हमने कॉमन ले लिया बाहर यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा प्लस में A2 B1 C3, A2 को पहले लिखा, क्रम से लिख रहा हूँ, और यहाँ पर माइनस हमने बाहर ले लिया, यहाँ बचेगा A3 B2 C1 मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये हमारे पास में यूनिक इसका प्रसार वैल्यू जो आप कह सकते हो वो होगा, ठीक है ना। और यहाँ से आप लोग और क्रम में लिख सकते हो कि A3, देखिए यहाँ पर पहले हमने लिखा, इसको आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये तो बात होगी प्रसार की, जब हमने पहली पंक्ति ली। ये काम हम केवल पहली पंक्ति से नहीं, हम किसी भी पंक्ति को लेकर कर सकते हैं यहाँ पर, बशर्ते आप लोगों को ये चिन्ह पता होने चाहिए, ठीक है ना। ये चिन्ह आप लोगों को पता होने चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से, क्लियर है। और ये चिन्ह जो है यही हमें काम में आएंगे सेकंड में। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो तृतीय क्रम की सारणिक होती है, उसमें तीन चीज़ें, उपसारणिक, उपसारणिक, ये तो पहली हो गई, सेकंड, और 3 नंबर सारूस आकृति, सारूस आकृति, इन तीनों की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं उपसारणिक की, माइनर्स, माइनर्स उपसारणिक। जैसे आपके पास में एक कोई सारणिक है, इसका व्यापक रूप दिया हुआ है A11 A12 A13 A21 A22 A22, यहाँ पर होगा A23, ये होगा A31 A31 A32 A33, ठीक है जी। और इसके हम उपसारणिक कैसे निकालेंगे, अलग अलग अवयवों की हम उपसारणिक निकालेंगे। जैसे हम A11 की उपसारणिक निकालें तो पहले तो हम आप लोगों को बता दूं कि उपसारणिक जो है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। एक तो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल M से, है ना, तो कैपिटल MIJ के रूप में हम ले सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर कैपिटल A के रूप में ले सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि कैपिटल A के रूप में सेकंड को लिया जाता है, लेकिन बुक में जो है आपके वो कैपिटल A दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर उपसारणिक कैपिटल A लेंगे,
तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले A11 इसके साथ उपसारणिक की। A11 का हमें उपसारणिक चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल A11 IJ है ना। तो I की वैल्यू यहाँ पर 1, J की वैल्यू P1। तो A11 की बात करें तो हम क्या करेंगे, जो काम हमने प्रसार में किया वही काम हमें यहाँ पर करना है कि A11 जो है ये रहा A11, इसके संगत स्तंभ और पंक्ति का दमन करेंगे, हटाएंगे उनको, जो बचेगा वो सारणिक होगी। तो क्या बचा देखिए, A22 बचेगा, A23 बचा, A32 बचा, A33 बचा। ठीक है ना, ये एकदम बेसिक सी बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद में आप निकालना चाहते हो इसी तरह से A12, तो ये स्तंभ और ये पंक्ति का दमन किया तो बचेगा क्या, A21, A23, A31, A32, माफ़ कीजिए A33 है ना। A12 ये हमारे पास में है, ये पंक्ति और ये स्तंभ का हमने दमन किया तो A21, A33 और A31, A23 यही आएगा। तो इस तरह से आप लोग कोई भी सारणिक निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब सारणिक में तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं हम किसकी, सेखंड की, कोफैक्टर की। कोफैक्टर देखिए, सेखंड जो उसको हम यहाँ पर कैपिटल F IJ से रिप्रेजेंट करेंगे। जो फैक्टर का F है वही हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है ना। तो इससे हम इसको व्यक्त करेंगे। और आपके पास में जैसे कोई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 क्रम की, उसका हमारे पास में सारणिक है। और वो सारणिक इस तरह से है कि A11 व्यापक रूप हम ले रहे हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये बार बार वही चीज़ें चलती रहती हैं तो थोड़ा सा बोरिंग होना स्वाभाविक है। A32, A33। ठीक है जी। अब इसका हम सेखंड देखें तो सेखंड क्या होता है, सेखंड और उपसारणिक में एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन ही यहाँ पर हमें लिखना है कि सेखंड F IJ इज इक्वल टू होता है -1 की पावर I प्लस J और साथ में AIJ। FIJ इज इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J AIJ। और यहाँ से हम डिसीजन लेंगे कि पहले AIJ निकालेंगे, यानी कि उपसारणिक निकालेंगे। AIJ क्या है, उपसारणिक है ना। तो पहले हम उपसारणिक निकालेंगे, उसके बाद में प्लस माइनस लगा के हम सेखंड निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ A11 का उपसारणिक कैपिटल A11 होगा, वो क्या होगा, A22, A23 ये वैल्यू होगी ना। A11 का हम उपसारणिक निकालेंगे तो ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये बचा तो A32 और यहाँ पर A33। ठीक है जी। तो अब देखिए इसका हम सेकंड देखें तो सेकंड क्या होगा, सेकंड के लिए I और J की वैल्यू हम 1 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 ये होगा सम, यानी कि F11 देखें तो -1 की पावर I की जगह 1 प्लस J की जगह 1, दोनों की वैल्यू देखिए यहाँ पर 1 1 आ रही है ना। और ये 1 1 तो 1 + 1 2 हो गया, तो -1 का स्क्वायर हो गया, सम है तो यहाँ पर -1 की पावर अगर सम आएगी तो यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। ठीक है ना, पॉजिटिव हो गई तो वापस A11 ही आएगा। तो जहाँ पर ये योग जो है मैंने बताया, ये प्रसार में हमने देखा, जहाँ पर योग जो है वो सम होगा वहाँ पर प्लस में F आएगा। और ये बिल्कुल वही चिन्ह आने वाले हैं जो हमने पहले देखे हैं। ठीक है ना, तो ये वो चिन्ह होंगे और इन्हीं से हम यहाँ पर एक्सपेंशन भी दे सकते हैं, प्रसार भी दे सकते हैं, उनका रूप भी हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो सब क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि जैसे F आपको निकालना F21, कैपिटल F लेना हमको, F21 आपको निकालना है। यहाँ पर F21 देखिए दूसरी पंक्ति का पहला अवयव होगा और इसका यहाँ पर हम निकालें उपसारणिक तो 1 2 3 3 3 2 1 3 है ना, ये होगा। तो F21 जो है यहाँ पर 2 + 1 क्या होगा, -1 1 + 2 और A21 तो यहाँ पर विषम है, 1 + 2 विषम है तो माइनस में वैल्यू आती है तो -A21।
तो यहाँ पर ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये चिन्ह अगर आप लोगों को ध्यान में है तो, ठीक है ना। प्लस माइनस देखिए यहाँ पर A21 था तो उसकी जगह पे माइनस आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से, और A21 आप लोग निकाल ही लोगे, उपसारणी की निकालनी आप लोगों को आती है। तो इस तरह से ये सारे आप लोग निकाल सकते हो। अब यहाँ से हम एक्सपेंशन कैसे दे सकते हैं, मतलब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ को उठाकर हम एक्सपेंशन करें, तो पहले वो बात कर लेते हैं हम, है ना। प्रसार की बात कर लेते हैं यहाँ पर उपसारणिक और सेकंड की सहायता से। जैसे आपके पास में एक कोई डिटर्मिनेंट है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है जी। पहली पंक्ति को हमने लेकर जो एक्सपेंशन किया हुआ वो क्या था, पहली पंक्ति को लेकर जो एक्सपेंशन हमने किया हुआ है वो हमारे पास में होता है इस तरह से कि A1 फिर माइनस B1 प्लस में C1। A1 का उपसारणिक लिखेंगे A11 होगा, B1 का उपसारणिक यहाँ पर B1 जो वो 21 है ना, तो A21 होगा, और C1 जो है वो कौन सा है, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये 1 2 है ना, माफ कीजिए, B1 जो वो 1 2 है, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, ठीक है जी। तो ये इनकी उपसारणिक है, उपसारणिक आप लोग निकालने आते ही हैं। तो इसी तरह से मैं लूँ यहाँ पर दूसरी पंक्ति, और ये जो हमारे पास में उपसारणिक है इनको मैं सेकंड के रूप में भी लिख सकता हूँ, तो वो भी लिख देते हैं। पहली पंक्ति के संदर्भ में सेकंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए A11 जो है वो F11 ही होता है, क्योंकि 1 + 1 ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर ये 1 2 आ गया, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है ना, 1 2, और 1 2 है तो ये 1 + 2 हो गया विषम, विषम है तो माइनस में आएगा, तो माइनस का F12 हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस में C1, ये 1 3 है, 1 + 3 हो गया, प्लस में सम है ना, और सम है तो वापस F13 आ जाएगा, जहाँ पर सम होगा वहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो A डिटर्मिनेंट A बराबर स्मॉल A1 F11 माइनस माइनस प्लस स्मॉल B1 F12 प्लस स्मॉल C1 F13। तो ये तो सेकंड के रूप में हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, सेकंड निकाल लेंगे सभी के, और ये रूल लग जाएगा। और ये हमारे पास में सारणी के रूप में है ही, उप सारणी के रूप में है ना, ये तो उप सारणी का है, और ये सेकंड के रूप में। तो इस तरह से आप कोई भी पंक्ति स्तंभ उठा लीजिए। जैसे मैं, आप लोग गेस कीजिए कि मैं उठा रहा हूँ यहाँ पर, ये दूसरा स्तंभ उठा लेता हूँ, ठीक है ना, B1 B2 B3 वाला। तो देखिए B1 B2 B3 से हम किस तरह से निकाल सकते हैं प्रसार। तो दूसरा स्तंभ मैं ले रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका मान क्या हो जाएगा, देखिए B1 B2 B3, ठीक है जी। निशान आपको पता है, निशान क्या आएंगे B1 B2 B3 में, बीच में यहाँ पर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, है ना। तो माइनस प्लस माइनस, क्यों ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए B1 जो वो पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है ना, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो 1 + 2 3 विषम, विषम तो माइनस। और आप लोग ये चिन्ह पता कर सकते हो, ये डायग्राम याद रख सकते हो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर B1 पे माइनस आ रहा है, फिर B2 पे प्लस आ रहा है तो मैंने प्लस ले लिया, B3 पे माइनस आ रहा है तो मैंने माइनस ले लिया। क्लियर है ना, यही काम मैंने किया। अब B1 का हम देखेंगे उपसारणिक। तो B1 जो आपको पता है पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, A12 है, तो A12 इसका उपसारणिक निकाल लेंगे। और यहाँ पर B2 जो है वो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है, तो A22, और ये तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव है A32, ठीक है जी, B3 जो है। और यहाँ से इनको, ये तो हो गया उपसारणिक के रूप में, और इनको हम सेकंड के रूप में लिखेंगे तो सारे पॉजिटिव आएंगे। जैसे हमारे पास में यहाँ पर ऊपर आए थे ना, सारे के सारे पॉजिटिव। तो B1 F12 प्लस B2 F22 माइनस B3 F32, सेकंड के रूप में सारे पॉजिटिव आते हैं, ठीक है ना। और ये सेकंड का रूप हो गया। इस तरह से हम प्रसार कर सकते हैं। सेकंड निकाल लीजिए सारे। सेकंड निकालने के लिए उपसारणिक निकालना पड़ेगा, उनमें देखना पड़ेगा कौन सा माइनस में आएगा, कौन सा प्लस में आएगा, ठीक है ना। ये तरीका होता है निकालने का।
अब यहाँ पर देखिए 1 + 2 था, विषम था, तो ये माइनस था, माइनस हट गया और प्लस में आ गया। और जहाँ पर पहले से ये सम में है, 2 + 2 सम है, तो यहाँ पर प्लस का प्लस ही रहेगा। और यहाँ पर ये निशान चेंज हो जाएगा क्योंकि 3 + 2 विषम है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस होगा। सेकंड में सारे प्लस में आएंगे, ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं सारूस आकृति की। सारूस आकृति, सारूस आकृति, सारूस डायग्राम बहुत ही आसान है एक्सपेंशन करने का और बहुत ही सीधा तरीका है कि ए आपके पास में दी हुई कोई सारणिक A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। प्रॉपर्टीज़ को भी हम चेक करेंगे इसी आकृति से। अब देखिए एक्सपेंशन आपको करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट में हमारे पास में C1, C2, C3 है, उससे पहले 2 स्तंभ हैं, उन दोनों स्तंभों को हम इसके आगे लिखेंगे, A1, A2, A3, B1, B2, B3, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, मुख्य विकिरण देखेंगे। यहाँ पर देखिए मुख्य विकिरण क्या है, ये रहा, ठीक है जी। ऐसे ही विकिरण हमें और देखने हैं, तो देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये दूसरा और ये तीसरा, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये अग्रणी विकिरण बोलते हैं इनको ना, प्रिंसिपल डायगोनल। उसके बाद में पिछले विकिरणों की बात करते हैं, तो वो देखिए कौन से बन रहे हैं, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा, ठीक है जी। तो अब करना क्या है, यहाँ पर ये हमने देख तो लिए, तो जो मुख्य विकिरण हमारे पास में थे यहाँ पर, उनके अवयवों का हम मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ते जाएंगे। तो A1, B2, C3, A1, B2, C3, फिर प्लस B1, C2, A3, ये दूसरा है ना, B1, C2, A3, फिर तीसरा C1, A2, B3, C1, A2, B3, ठीक है जी। ये हो गए हमारे पास मुख्य विकिरण के अवयवों का गुणा और उनका जोड़। अब हम बात करते हैं, फिर करेंगे माइनस और पिछले विकिरण के अवयवों की। तो A3, B2, C1, A3, B2, C1 प्लस इसी तरह से लिखेंगे B3, C2, A1, B3, C2, A1 और इसी तरह से लास्ट में होगा C3, A2, B1, C3, A2, B1। तो ये लास्ट में यही एक्सपेंशन आता है, चाहे आप कोई भी तरीका लगा लीजिए, ठीक है ना, लास्ट में यही वैल्यू आने वाली है क्योंकि ये अद्वितीय होता है। तो कोई भी तरीका लगा लीजिए, लास्ट में आएगा यही, ये प्रसार होगा, ये मान होगा। क्लियर है जी। तो यहाँ पर बस इतना ही है, बाकी हम अगले वीडियो में अगले पार्ट में पढ़ेंगे किस तरह से सारूस आकृति काम में आएगी। प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे वहाँ पर, और आव्यूह है सारणिक में अंतर देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में आने लायक होंगे। तो बने रहना मेरे साथ और देखते रहना पार्ट 2 भी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, लाइक करना, शेयर करना और ऊपर आई के निशान का ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।